हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एट माइंड के मेन वेबसाइट के कोड के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो चलिए मेन वेबसाइट के रिपोजिटरी को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे मेन वेबसाइट का रिपोजिटरी है, तो इसके कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। ये जेंगो में बनी हुई वेबसाइट है। चलिए इसके कोड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ये हमारी वेबसाइट का कोड है। इसमें एक ऐप बनाया मैंने, कोर ऐप, और ये हमारा इनर प्रोजेक्ट के फोल्डर है। मैं सबसे पहले setting.py में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ रखा है मैंने। यहाँ पे हमने कोर ऐप बनाया था, तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप्स में मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। उसके अलावा हमने यहाँ पे टाइम जोन को इंडिया के हिसाब से चेंज कर दिया है, एशिया कोलकाता। और बस इसमें और कोई चेंजेस नहीं किए हैं हमने setting.py में। उसके अलावा हमने url.py में 3 राउटर बनाए हैं। पहला है ब्लैंक राउटर, जो होम पेज को दिखाने के लिए बनाया हमने। और उसके बाद अबाउट पेज के लिए हमने अबाउट वाला बनाया है। और एक डायनेमिक URL के लिए हमने एक राउटर बनाया है, जिसमें कास्ट के बाद वो कास्ट की आईडी आएगी, वो इंटीजर होगी। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ये कैसी चीज़ें मतलब मैंने रखी हैं। मैं कोर ऐप को एक्सपेंड कर दिया हूँ, और इसमें view.py है, जहाँ पे सारा जो भी व्यू का पूरा कोड लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें स्टैटिक फाइल में वो सारी फाइलें हैं जो CSS, इमेज और JS वाली फाइलें हैं। तो इसमें JS में पहले मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के लिए जो फॉन्ट हमने यूज किया है उसका JS, और बूटस्ट्रैप का JS, और jQuery और पॉपर JS रख लिया है। उसके अलावा इमेजेस में मैंने सारे इमेजेस रख लिए हैं जो भी हमारे फ्रंट एंड में यूज हो रहे हैं। और उसके अलावा हमने CSS में बूटस्ट्रैप का CSS और फॉन्ट ऑसम का CSS, और अपना खुद का कस्टम स्टाइल के लिए हमने कुछ CSS लिखे हैं, उसका कोड यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टैटिक /कोर में रख लिया है। कोर इसलिए यहाँ पे रखा है फोल्डर का नाम, क्योंकि हमारा जो ऐप का नाम है वही स्लैश के बाद हमने उसी फोल्डर का नाम भी उसी ऐप के नाम के ही तरह रख लिया है। तो ठीक है। उसके बाद हमारे माइग्रेशंस में हमने जो डेटाबेस के लिए मॉडल बनाया था, उसके लिए जो मेक माइग्रेशन करने पे जो भी जेंगो जनरेट करता है स्क्रिप्ट, वो यहाँ पे है। तो ये तो ऑटो जनरेट होती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको मॉडल मैंने क्या बनाया है। हमने एक डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करने के लिए एक मॉडल बनाया है मूवी रिकॉर्ड का। जो भी यूज़र जो भी मूवी सर्च करता है वो पहले यहाँ पे स्टोर होता है कि मतलब यूज़र ने क्या क्या मूवी सर्च की है, वो एक डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटाबेस का एक टेबल है मूवी रिकॉर्ड नाम से। तो इसमें क्या है, ID नाम का एक प्राइमरी की है, और उसके बाद एक और कॉलम है मूवी नेम, जिसमें मूवी का नाम आएगा। ये कैरेक्टर फील्ड मैंने रखा है। उसके बाद वो मूवी किस टाइम किस डेट और टाइम पे सर्च की गई है, उसको मैंने स्टोर करने के लिए डेट टाइम नाम से एक कॉलम यहाँ पे रख लिया है। और इसमें ऑटोमेटिकली वो करेंट डेट टाइम स्टोर हो जाए जब भी मूवी सर्च की गई है, तो वो है। और बाकी वो एडमिन पैनल में हमें
मूवी का नेम दिखाए जाए डिलीट करते समय, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके str फंक्शन में ये रख लिया है। तो उसके अलावा हमने इस मॉडल को एडमिन पैनल में शो होने के लिए और इसको रजिस्टर कर लिया है admin.py में, और उसमें बता दिया है कि क्या क्या डिस्प्ले होना है, आईडी डिस्प्ले होना है और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होना है। चलिए पहले मैं सर्वर को रन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है, कैसे, कौन सा कोड किस लिए लिखा है। तो सर्वर को रन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पाइथन manage.py रन सर्वर कमांड चलाना है। हमारा सर्वर रन हो गया है और इसका URL ये है। तो ये पेज जो है ये हमारा होम पेज है। तो होम पेज कैसे रेंडर हो रहा है ये मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। हमने स्टैटिक फोल्डर के बारे में बात कर लिया है। यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें सारे HTML के फाइल हैं, और टेम्पलेट्स के भी अंदर हमने फ़ोल्डर बनाया है एक, जो कि ऐप के नाम के ही एज इट इज़ वैसे ही है जैसे ऐप का नाम है। कोर है तो यहाँ कोर लगा हुआ है। तो ठीक है, इसके अंदर हमने क्या रखा है, सबसे पहला काम किया है हम लोग ने टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज किया है, ताकि जो भी HTML का कोड जैसे हेडर और फुटर है वो सारे पेज में कॉमन है, तो हम उसको हर पेज में नहीं लिखेंगे, हम एक HTML के फाइल में उसको लिख देंगे और हर जगह उसको इनहेरिट कर लेंगे जहाँ जहाँ उसका यूज होगा। तो सबसे पहले मैंने एक base.html बनाया है जिसमें क्या किया है, यहाँ पे लोड स्टैटिक कर लिया है, स्टैटिक फाइल्स को लोड करने के लिए, जो कि ये HTML CSS और ये सारी चीज़ें हैं। HTML CSS नहीं, सॉरी, CSS इमेज और जावास्क्रिप्ट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लोड हो जाए, यूज हो पाए, इसलिए यहाँ पे हमने लोड स्टैटिक कर लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, एक टाइटल जो है, टाइटल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होम लिखा हुआ आ रहा है, तो होम ये डायनेमिकली आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अबाउट में आऊँ तो यहाँ पे अबाउट आ जा रहा है टाइटल में। तो वो कैसे हो रहा है, इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया है टाइटल नाम का, जिसके अंदर जो कुछ भी पास होगा वो वहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके अलावा हमने क्या किया है, यहाँ पे नेवबार के लिए हमने एक अलग से फाइल में नेविगेशन बार का जो भी कोड है उसको लिख दिया है, और उसी कोड को हमने base.html में यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हमने मेन कंटेंट के लिए यहाँ पे एक कंटेंट नाम का ब्लॉक बना लिया है, और उस ब्लॉक में ही हमारे सारे पेज के वो हेडर और फुटर को छोड़ के जो भी दिख रहा है सब कुछ उसका कोड रहेगा। और उसके बाद हमने क्या किया है, फुटर के लिए भी एक अलग से HTML फाइल बना ली है और उसको वहाँ पे base.html में इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको हेडर का कोड थोड़ा दिखा देता हूँ कि नेवबार में क्या लिखा गया है। नेवबार में हमने बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार यूज किया है, और उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लिया है। दिखा रहा हूँ मैं कहाँ से मैंने उठाया है। यहाँ से नेविगेशन बार का कोड आपको मिल जाएगा, जैसे कि हमारे में नेविगेशन बार जो लगा है वो ये है। तो हमने क्या किया है, हमने एग्जैक्टली कौन सा उठाया है, एक सेकेंड, ये वाला उठा लिया है। इसमें BG लाइट है, देखिए हमने क्या किया है, इसी कोड को लिया है और यहाँ पे BG डार्क कर दिया है, ताकि हमारा ये जो नेविगेशन बार है वो डार्क हो। और उसके अलावा हमने क्या किया है, हमारा जो नेविगेशन बार का जो ब्रांड था उसमें हमने डायनेमिकली यहाँ पे URL लगा लिया है कि href में URL आ जाए होम का, और हमने यहाँ पे एक आइकन यूज किया है फॉन्ट ऑसम का, ये वाला आइकन। तो अब इस पे एंकर टैग लगा है, तो अब इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये होम पेज पे आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया है, ऐसे ही हमने होम एक्टिव, होम डिजेबल ये क्यों लगाया है मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे होम वाले बटन पे कौन सा क्लिक होना है, कौन सा URL ओपन होना है, उसके लिए हमने होम का रख लिया है। उसके बाद हमारा API पे क्या करना है,
एपीआई के लिए एपीआई का हमने रख लिया है, एक सेकेंड, हाँ एपीआई पे हमने एपीआई का यूआरएल रख लिया है। और यहाँ पे हमारा एक केस लगा है कास्ट एक्टिव। ये जब कोई मूवी के कास्ट के डिटेल वाले पेज पे जाएगा तभी ये यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे कास्ट नाम का एक, तो उसके लिए यहाँ पे हमने लगाया है कि हाँ कास्ट एक्टिव अगर हो तभी ये मतलब शो हो, वरना नहीं शो हो। उसके अलावा हमने यहाँ पे ऐसे एडमिन पैनल का भी है, एडमिन पैनल का हमने रख लिया है, /एडमिन कर दिया है। और उसके अलावा हमने अबाउट पेज के लिए भी हमने अबाउट वाला लगा लिया है href। तो ये नेविगेशन बार का कोड था। उसके बाद हमने फूटर में क्या किया है, फूटर में हमने एक कंटेनर फ्लूइड बनाया है बूटस्ट्रैप का। उसके बाद इसमें एक डिव में बीजी डार्क लगा दिया है और टेक्स्ट को सेंटर किया है, पैडिंग चारों तरफ से दे दी है एक, और सारे टेक्स्ट को वाइट कलर कर दिया है। उसके बाद हमने एंकर टैग लगाया है, ये जो नीचे फुटर लग रहा दिख रहा है इसमें हमने एंकर टैग लगाया है। और ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ये हमारे फॉन्ट ऑसम के आइकन हैं, तो हमने उस आइकन को रखा है यहाँ पे। और href में देखिए हमने टारगेट ब्लैंक किया है, और href में हमने उसका वो लिंक डाला है और यहाँ पे टारगेट ब्लैंक किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। और ऐसे ही सारी चीज़ों का हमने रख लिया है। और यहाँ पे भी टेक्स्ट वाइट किया है ताकि वो जो आइकन है उसका भी टेक्स्ट वाइट हो बस। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक कॉपीराइट का लिख दिया है पैराग्राफ, बस ये फुटर का कोड था। और base.html में हमने वो कॉमन सारे कोड रख दिए हैं जो सारे पेज में कॉमन रहेंगे। और हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट इंक्लूड किया है, और ये स्टैटिक थे, सारी स्टैटिक फोल्डर में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक लगा के रखा है, मतलब ताकि स्टैटिक चीज़ें यहाँ से आ जाएं। तो इसका जो भी कोड होगा, अभी मैं इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ। तो हमने बस /static यहाँ पे लग गया है अपने से, हमने यहाँ पे इसलिए स्टैटिक लिखा था ताकि यहाँ पे /static लग जाए। उसके बाद का सारा यूआरएल यहाँ पे पहले से लिख रखा है। और स्टैटिक चीज़ों को यूज़ करने से पहले हमें लोड स्टैटिक करना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने स्टैटिक में से सारी चीज़ें एक्सेस करने के लिए यहाँ लोड स्टैटिक कर लिया है। और यहाँ पे हमने स्टैटिक में सबसे पहले हमने शॉर्टकट आइकन रखा है। यहाँ पे ये आइकन का इमेज यहाँ पे है, इमेजेस में हमारा ये लोगो नाम से ये वाला, यही इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी फेव आइकन में, ये रहा इमेज, यही इमेज यहाँ से उठ के आ रहा है। ये वाली लाइन जो है यहाँ पे हमने स्टैटिक लगाया है, तो /static पहले ही ऐड हो गया होगा, देखिए जैसे ये। तो इसी तरह हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को CSS इंक्लूड कर लिया है, और फॉन्ट ऑसम का CSS और अपना खुद का जो कस्टम CSS लिखा है उसको भी इंक्लूड कर लिया है। और ये base.html था। अब मैं करता हूँ home.html के कोड के बारे में दिखाता हूँ। तो ये home.html का कोड है जिससे ये दिख रहा है पूरा पेज। जैसे ही आप यहाँ पे हिट करते हैं डोमेन के बाद, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, urls.py में जाएगा। ये urls.py में जो इसके लिए पैटर्न लिखा हुआ है URL का, यहाँ पे ब्लैंक है, यानी यहाँ पे जब भी हमारे डोमेन के बाद ब्लैंक वाला जो है वो हिट होता है तो फिर क्या होगा, हमारे व्यू में जाएगा। व्यू कहाँ पे है, व्यू हमारा है कोर वाला जो ऐप हमने बनाया है उसके व्यू में। उसका व्यू मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ये मैं पहले इसको ये हमारे इस पे जैसे ही स्लैश वाला हिट होता है, ब्लैंक वाला हिट होता है जैसे ही, तो फिर हमारे व्यू में आता है, व्यू में कोर के व्यू में यानी इसमें आता है। मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ।
जैसे ही इस पर क्लिक होता है तो कोर के व्यू में आता है, और होम व्यू नाम का एक क्लास है जो कि हमारा एक क्लास बेस्ड व्यू है और जेंगो का, उस पर कंट्रोल चला जाता है। तो वो क्या करता है, उसको फिर रन किया जाता है एज व्यू की तरह। तो उसमें देखा जाता है अगर गेट रिक्वेस्ट है, यानी हमने जो ये यहाँ हिट किया है ये हमारा गेट रिक्वेस्ट होता है। तो गेट रिक्वेस्ट होते ही हमारा यहाँ पे आएगा ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला मेथड। इस मेथड में क्या है, हमारा एक फॉर्म बनाया हुआ है पहले से। ये जो हमारा सर्च बार दिख रहा है ये एक फॉर्म है। तो फॉर्म के लिए हमने क्या किया है, हमारा जो मॉडल था, ये मॉडल आपको दिख रहा है, जैसे कि ये मॉडल हमने बनाया था जिसमें मूवी का नेम यूज़र डालेगा और जो डेट टाइम है वो करंट उठा लिया जाएगा, और आईडी भी ऑटो जनरेट होती है क्योंकि वो प्राइमरी की है। तो हमें यूज़र से बस ये मूवी नेम चाहिए था, जो मूवी नेम यूज़र यहाँ पे सर्च बार में या डालेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने form.py में, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, form.py में क्या किया है, form.py में हमने उस मॉडल के लिए एक फॉर्म बना लिया है। हमने मॉडल फॉर्म का यूज़ किया है। मॉडल फॉर्म का यूज़ करके हमने क्या किया है, मैंने मॉडल को बता दिया कौन सा मॉडल है, हमने वो वाला मॉडल इंपोर्ट कर लिया है जो हमने मॉडल बनाया था। ये वाला मॉडल जो हमने बनाया था इसको इंपोर्ट कर लिया है यहाँ फॉर्म में। तो फॉर्म में इंपोर्ट करने के बाद हमने बता दिया कौन कौन से फील्ड होंगे, और हमने एक ही फील्ड को लिया क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 फील्ड थे। हमने बस यही वाली फील्ड के लिए इनपुट लेना है यूज़र से, तो बस इसी फील्ड के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्म बनाया है। तो इस फॉर्म में हमने विजिट लगाया है कि फील्ड में विजिट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो बूट स्ट्रैप है उसकी कुछ क्लास है जिससे ये फॉर्म थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नाम का एक क्लास है जो हमको लगाना है, और प्लेस होल्डर में हमको कुछ लिखवाना है कि इंटर मूवी नेम, तो हमने यहाँ प्लेस होल्डर में लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। मैं इस फॉर्म पे दिखाता हूँ इस फॉर्म का कोड क्या है। देखिए यहाँ पे टाइप टेक्स्ट आया है, टेक्स्ट इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ टेक्स्ट इनपुट लिखा है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा क्लास देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है फॉर्म कंट्रोल। क्यों फॉर्म कंट्रोल इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एट्रीब्यूट्स में यहाँ सेट किया था कि क्लास नाम के एट्रीब्यूट में ये वाली वैल्यू असाइन हो जाए। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हमारा क्या है, प्लेस होल्डर में हमने लिखा है, तो प्लेस होल्डर का जो भी था हमारा यहाँ लिख गया है कि प्लेस होल्डर में ये चीज़ होनी है, तो यहाँ पे भी हमने बता दिया है। और बाकी सारी चीज़ें जेंगो खुद जनरेट किया है कि जो भी नेम जो है मूवी नेम, तो हमने फील्ड नेम जो रखा था वही मूवी नेम हो गया वहाँ पे। और मैक्स लेंथ जो है ये 200 कहाँ से आ रहा है, ये 200 हमारा आ रहा है यहाँ से मॉडल में से। मॉडल में हमने लगा रखा है कि यहाँ 200 है, तो यहाँ फॉर्म में भी बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो खुद ही वहाँ पे 200 कर देगा। और आईडी भी ये जेंगो खुद ही जनरेट करता है। यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया है आईडी अंडरस्कोर जो भी फील्ड का नाम है मूवी नेम, तो मूवी नेम लग गया है। मैं थोड़ा इसको और ठीक, तो ये सारी चीज़ें जेंगो खुद ही जनरेट कर दिया इस पूरे फील्ड के लिए, पूरा टेक्स्ट इनपुट वाला। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस फॉर्म को हमें फ्रंट एंड में भेजना है। तो फ्रंट एंड में भेजने के लिए हमें व्यू में कोड लिखना होता है। तो हमारा व्यू में क्या कोड लिखा है, हमने यहाँ पे उसी फॉर्म को, जो कि हमारा ये जो फॉर्म था, इसको इंपोर्ट कर लिया है अपने व्यू में। और उसको इंपोर्ट करने के बाद क्या किया है, उसको यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। इस क्लास का जो फॉर्म वाला क्लास था, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर हमने क्या किया है, FM में असाइन कर लिया है। और फिर हमने एक रेंडर किया है HTML पेज जो कि home.html है। ये home.html जो हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, टेम्पलेट्स में है यहाँ पे home.html, इसको रेंडर किया है। और साथ ही कॉन्टेक्स्ट भेजा है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में क्या है, होम एक्टिव, इसमें एक्टिव रखा है, होम डिजेबल में डिजेबल रखा है। एक्टिव और डिजेबल क्यों रखा है ये मैं आपको दिखाता हूँ नेवबार वाले कोड में। एक सेकेंड, नेवबार का कोड मैं दिखाता हूँ। नेवबार में यहाँ देखिए होम एक्टिव, होम डिजेबल, ये क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा एक्टिव से। एक्टिव से क्यों रिप्लेस होगा,
क्योंकि हमने यहाँ पे जब भी हमारा कॉन्टेक्स्ट में होम एक्टिव पास होगा उसकी वैल्यू होगी एक्टिव, और जब भी ये एक्टिव होगा तो हमारा ये जो URL है, एक सेकेंड में दिखा, ये जो हमारा बटन है यहाँ पे, ये देखिए ये थोड़ा डार्क हो गया है, मतलब देखिए अभी ये डल है, अभी ये डल हो जाएगा। हमने API पे किया तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हल्का हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये अब एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही ये वाइट हो जाएगा। तो जब भी ये एक्टिव होता है तभी ऐसा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैकएंड से एक्टिव पास किया है, ताकि ये चीज़ जो है, ये मैं आपको इंस्पेक्ट में दिखा दे रहा हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे एक्टिव आ गया है और साथ ही डिजेबल्ड भी आ गया है। डिजेबल्ड क्यों आया? क्योंकि अब हमने यहाँ पे होम पेज पे ही है, तो ये दोबारा से बटन क्लिक ना हो, ये इसलिए हमारा डिजेबल्ड लगा है, जो कि बैकएंड से यहाँ पास हो रहा है कॉन्टेक्स्ट से। तो ये दोनों चीज़ें तो वहाँ यूज हो गई नेविगेशन बार में, लेकिन जो FM है, जो हमारा फॉर्म वाला है, वो फॉर्म कहाँ यूज होगा? वो होगा हमारा होम वाले पेज में। हमारा ये जो दिख रहा है, ये सर्च बार, ये हमारा वही फॉर्म है जो हमने बैकएंड से पास किया है। तो हमने पहले क्या किया है, और base.html को हमने एक्सटेंड किया है, तो जो भी base.html में था वो पूरा कोड पहले लिख जाएगा। उसके बाद हमने लोड स्टैटिक किया है, ताकि स्टैटिक चीज़ों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हो। और हमने जो ब्लॉग बनाया था base.html में, ये देखिए पहले ब्लॉग जो बनाया था हमने जो कंटेंट के लिए, तो ये कंटेंट में ही सारा कंटेंट हमने रखा है, ये देखिए। और हमने जो टाइटल के लिए ब्लॉग बनाया था ऊपर base.html में, ये जो टाइटल वाला ब्लॉक है, इसको मैं बंद करता हूँ, टाइटल वाला ब्लॉक है, उसमें हमने होम पास कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये जो होम आपको दिख रहा है, ये आ जाएगा बैकएंड से डायनेमिकली कि ये होम वाला पेज रेंडर हो रहा है। जब भी ये पेज रेंडर होगा तो ये चीज़ें एक्सटेंड होंगी, लोड स्टैटिक, फिर ये टाइटल में हमारा होम आ जाएगा। उसके बाद ये कंटेंट वाले में हमने जो कंटेंट रखा है वो दिखाया जाएगा। तो इस कंटेंट में हमने क्या किया है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एक कंटेनर बनाया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो ये दिख रहा है आपको, इंटर योर फेवरेट मूवी, ये इसके लिए हमने क्या किया है, एक रो बनाया है और टॉप से पैडिंग दे दी है 5, और उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप का कॉलम लिया है, कॉलम 12 यानी पूरे विड्थ का लेगा। और उसमें हमने क्या किया, टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव के लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव लगाया है क्लास, जो कि हमारा एक कस्टम CSS है, जिसमें हमने लगाया है फॉन्ट साइज हमारा है, इसमें कैलकुलेट होगा डिवाइस के विड्थ और हाइट के हिसाब से, और फॉन्ट फैमिली भी जो लगाया है हमने वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हमने टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव लगाया है। उसके बाद हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है टेक्स्ट सेंटर के लिए हमारा टेक्स्ट वाइट हो इसलिए ये, और F स्टाइल हमारा एक कस्टम क्लास है CSS का, F स्टाइल फॉन्ट स्टाइल, जिसमें यहाँ बताया गया है कि फॉन्ट फैमिली क्या होगी, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद का कोड क्या है, इसके बाद का हमारा जो फॉर्म हमने बैकएंड से लाए थे कॉन्टेक्स्ट में, ये फॉर्म करके वो यहाँ पे यूज होगा। हमने एक फॉर्म टैग बनाया है, फॉर्म बनाया HTML का, इसमें पोस्ट किया है, और यहाँ एक्शन में हमने होम लिखा है। URL होम करने से क्या होगा, URL होम जैसे ही हम लिखते हैं तो हमारा जो url.py में हमने यहाँ होम का नेम दिया है, होम का नेम क्या दिया है, नेम, तो यहाँ पे नेम होम है, तो ये जो भी इसका पैटर्न होगा
यूआरएल का, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने इसमें दिखा दे रहा हूँ इंस्पेक्ट करके। देखिए इसके एक्शन में देखिएगा क्या है। इसके एक्शन में एक सेकेंड, ये फॉर्म टैग खोजने दीजिए। ये देखिए फॉर्म टैग के एक्शन में स्लैश लगा है केवल। क्यों लगा है? क्योंकि हमारा जो होम का यूआरएल था वही यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। उसके बाद हमारा CSRF टोकन के लिए हमने यहाँ पे ये लगाया है और ये टैग लगाया है। उसके बाद फिर क्या किया है, बूटस्ट्रैप का यहाँ पे इनपुट ग्रुप नाम का ये है क्लास। उसके बाद हमने क्या किया है, स्पैम में यहाँ पे उसका लेबल बनाने के लिए ये जो मूवी नेम दिख रहा है फॉर्म में ही हमारा वो भी आता है। तो हमने क्या किया है, फॉर्म में से फॉर्म डॉट मूवी नेम का ID फॉर लेबल कर लिया है, वो निकाल लिया है, जिससे हमारा लेबल मिल जाएगा। और फिर उसके बाद उसमें वही असाइन कर दिया है। ठीक है, मूवी नेम डॉट लेबल, यहाँ से ID मिला है हमें लेबल के लिए और यहाँ से हमारा लेबल मिला है। ID फॉर लेबल यानी ID मिल जाएगा जो भी स्पैम टैग में होने वाला है ID। एक सेकेंड में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए स्पैम टैग में जो ID है, ID मूवी ID नेम, वो यहाँ से मिल रहा है। और उसके बाद जो हमारा ये लेबल जो दिख रहा है मूवी नेम, ये यहाँ पे जो है ये नीचे का, हाँ ये यहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमारा ये जो इनपुट वाली फील्ड है, इनपुट वाला टैग है, इसका पूरा कोड हमारा फॉर्म से जनरेट हो रहा है, फॉर्म डॉट मूवी नेम। एक सेकेंड में इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये फॉर्म डॉट मूवी नेम से ये पूरा इनपुट टैग जनरेट हो रहा है। उसके अंदर क्लास हो सब कुछ फॉर्म से ही आ रहा है। और उसके बाद हमने एक सबमिट नाम का बटन बनाया है और जिसमें बूटस्ट्रैप का क्लास लगा है बटन के लिए, बटन BTN डेंजर, ताकि वो रेड दिखे। तो ये रेड दिख रहा है। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, उसके बाद इफ़ मूवी टाइटल, ये पूरा कोड अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से अभी मैं बताता हूँ कि क्या होता है इसके लिए। इफ़ मूवी टाइटल से कहाँ तक का कोड मैं स्किप करा दूँ, यहाँ तक का उस कोड को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये जो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा दिख रहा है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन वाला जो है वो दिख रहा है। इंट्रोडक्शन में हमें ट्रांस नाम का एक कस्टम CSS लिखा है, वो अप्लाई किया है, जिसमें हमारा बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ये वो कलर रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, रिस्पॉन्सिव के लिए, टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव के लिए हमने जो लगाया था वो है। उसके बाद बॉर्डर नाम का हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है, जिससे बॉर्डर आता है, राउंडेड हो बॉर्डर, इसलिए ये लगाया है। फिर टेक्स्ट सेंटर करके हमने लगाया ताकि टेक्स्ट सेंटर में हो और टेक्स्ट तो वाइट दिखे, इसलिए यहाँ टेक्स्ट लाइट लगाया है। उसके बाद पैडिंग दे दिया है 4 का चारों तरफ से। उसमें इंट्रोडक्शन लिखा है तो यहाँ इंट्रोडक्शन दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने एक रो बनाया है, उस रो में हमने पैडिंग टॉप 2 दिया है और टेक्स्ट वाइट दिया है, टेक्स्ट सेंटर दिया है। और उसके अंदर हमने एक कॉलम बनाया है पूरे विड्थ का, जो कि इस मीडियम डिवाइस में हमारा 4 में हो जाएगा। मीडियम या उससे नीचे के डिवाइस में 4 विड्थ लेने लगेगा। नहीं, उल्टा हो गया, पहले ये कॉल 12 हो जाएगा, मतलब कि जब भी ये स्मॉल में जाएगा तो ये क्या होगा, पूरी विड्थ लेने लगेगा। और अगर ये मीडियम या उससे ऊपर का लेगा विड्थ होगा तो ये 4 का लेगा। बूटस्ट्रैप में होता है 12 होता है, 12 पार्ट में डिवाइड होता है। तो हमने यहाँ पे पूरे 12 ले लिए, तो ये पूरे में रहेगा। जब भी ये स्मॉल डिवाइस में जाएगा तो पूरे 12 ले लेगा, मतलब पूरे ले लेगा। और जब भी हमारा मीडियम में या फिर मीडियम से बड़े में आएगा तो वो 4 का लेगा। ये मीडियम और MD ये क्या है, ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। मैं एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये ब्रेक पॉइंट्स बूटस्ट्रैप का ब्रेक पॉइंट्स है। ये बताता है कि मतलब कितने पिक्सल का विड्थ होगा तो क्या अप्लाई होगा।
तो उसके बाद फिर हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने ये बॉर्डर लगाया है। बॉर्डर कौन सा है, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये। और फिर उसी तरह हमने राउंडेड कर दिया है, पैडिंग चारों तरफ से लगा दी है, पैडिंग चारों तरफ से लगा दी है। और उसके बाद शैडो कर दिया है, थोड़ा शैडो दिखे। उसके बाद हमने क्या किया है, ट्रांस लगा दिया है। ट्रांस जो हमारा कस्टम CSS था, जिसमें हमने लगा रखा है कि ये वाला बैकग्राउंड कलर हो। तो इसी तरह ये तीनों चीज़ें बनी हैं, ये 1, 2 और 3। और उसके अंदर टेक्स्ट जो भी लिखा है हमने लिख दिया है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जब हमारा फॉर्म, अभी तो सबमिट नहीं किया हमने फॉर्म, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो क्या होता है। जैसे ही हमने एलियंस जैसे कुछ भी लिखा और फॉर्म पे जैसे ही सबमिट किया, ये पोस्ट रिक्वेस्ट चला जाएगा किस URL पे, उसी होम वाली URL पे। और जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा तो पहले view.py में आएंगे हम दिखाते हैं कि अभी गेट रिक्वेस्ट पे हमारा गेट वाला मेथड चल रहा था, अब पोस्ट रिक्वेस्ट पे हमारा पोस्ट वाला मेथड चलेगा। और पोस्ट वाला मेथड चलते ही क्या होगा, हमारा पोस्ट के बॉडी में से हमने क्या निकाल लेंगे, पहले हमारा फॉर्म जो है उसमें जो भी डेटा आया है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में जो भी था उसमें हम पास कर देंगे उस ऑब्जेक्ट में, तो हमारा फॉर्म में पूरा डेटा बता देगा। और टाइटल को अभी हमने ब्लैंक रखा है, टाइटल को ब्लैंक रखा है। और उसके बाद फिर क्या है, हमने देखा है फॉर्म अगर फॉर्म वैलिडेट हो रहा है, यानी सारी चीज़ें जितने भी वैलिडेशन उसमें लगा था वो सारे परफेक्ट तरीके से पास हो चुके हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, उसमें से हम क्लीन डेटा निकालेंगे मूवी नाम का, जो हमारा फॉर्म के इस टैग में, इनपुट टैग में जो भी हमारा नेम था हमारा मूवी नेम, तो इसी नेम को हमने यहाँ लिखा है। और जो भी यूजर इनपुट दिया है उसको हमने लोअर में किया है, लोअर, ताकि हमारा सारी चीज़ें लोअर केस में हो जाए। उसके बाद हम इसको टाइटल में असाइन कर लिए। उसके बाद एक REC नाम का वो है वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने डेटाबेस में स्टोर करने के लिए वो टाइटल क्या किया है, हमने यहाँ डेटाबेस के मॉडल को इंपोर्ट किया है। जो हमने मॉडल बनाया था, आपको याद होगा, एक सेकेंड, ये मॉडल जो बनाया था इसको ही इंपोर्ट किया है। अब हम इसका एक इंस्टेंस बना के सेव करना चाहते हैं, जिसमें हम मूवी नेम देंगे, केवल मूवी नेम देंगे। और ID अपने से जनरेट होती है, और दूसरा था टाइम डेट वाला, वो सिस्टम से करेंट डेट टाइम उठा लेगा, तो वो भी वहाँ से मिल जाएगा इसको। तो हमें बस यही एक चीज़ देना ही है। ये एक चीज़ देने के बाद हमने उस रिकॉर्ड को सेव कर लिया, ताकि वो डेटाबेस में सेव हो जाए। वो रिकॉर्ड कहाँ सेव होगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बार एडमिन पैनल में। देखिए यहाँ मूवी रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए एक सेकेंड, 25 सितंबर 12:54 पे हमने यहाँ पे एक सर्च किया था, वो यहाँ पे सेव हुआ है। और उसके बाद फिर क्या होगा, हमने यहाँ पे जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट दिया तो ये पूरा काम हुआ, डेटा सेव हो गया यहाँ तक डेटाबेस में। उसके बाद हमें ब्लैंक फॉर्म भी एक क्रिएट करना है, ताकि हमारा जो भी रिज़ल्ट आया है, ये जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के ऊपर भी एक ब्लैंक फॉर्म है, ताकि यूज़र फिर भी अगर कुछ भी और डालना चाहे तो रिज़ल्ट वाले पेज पे ही डाल पाए। तो इसके लिए हमें वो फॉर्म फिर से चाहिए होगा, तो इसलिए हमने यहाँ ब्लैंक फॉर्म रख लिया है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पे गेट डिटेल्स किए हैं। गेट डिटेल्स क्या है, गेट डिटेल्स हम API को कॉल करेंगे। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, ये हमने call.py नाम से एक फाइल बनाई है, जिसमें जितना भी हमने API कॉल किया है वो यहाँ पे अलग फाइल में रख लिया है। तो अभी पहला कॉल क्या हो रहा है view.py में,
हमारा पहला कॉल हो रहा है गेट डिटेल्स। गेट डिटेल्स पे हम आते हैं। देखिए ये गेट डिटेल्स वाला फंक्शन है। तो इस फाइल में मैंने पहले क्या किया है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है रिक्वेस्ट करने के लिए, गेट रिक्वेस्ट करने के लिए, और BS4 को यूज किया है वेब स्क्रैपिंग के लिए हमने ब्यूटीफुल सूप को। तो पहले हमारा गेट डिटेल्स कॉल होता है। तो गेट डिटेल्स जैसे ही कॉल होगा, गेट डिटेल्स क्या करेगा, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट नाम का हमने ब्लैंक वेरिएबल बना लिया है डिक्शनरी टाइप का। इसमें ट्राई करेगा। ट्राई क्या करेगा, पहले ये रिक्वेस्ट करेगा इस URL पे। ये URL क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ अपने ब्राउज़र में। इसमें देखिए टाइटल है। टाइटल कौन सा है, टाइटल वही है जो हमने यहाँ से पास किया था फॉर्म में, जो हमने सर्च किया था। यहाँ API की है। API की कहाँ से आएगा, API की हमने ऊपर यहाँ पे लिख रखा है पहले से, तो वो API की मैं यहाँ पे लगाता हूँ। और ये इस पर गेट रिक्वेस्ट जाएगा। गेट रिक्वेस्ट जैसे ही जाएगा तो ये देखिए एक जेसन रिस्पॉन्स आएगा। इस जेसन रिस्पॉन्स में एक रिजल्ट नाम का की है और जिसकी 0 वाले एलिमेंट की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो इस जेसन रिस्पॉन्स को हम डॉट जेसन फंक्शन रन करके डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि पाइथन की डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें से हम लोग रिजल्ट वाले की के 0 वाले एलिमेंट में जो भी डेटा है उसको स्टोर कर देते हैं मूवी डिटेल्स में, जो कि एक डिक्शनरी ही होगा। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से जो मूवी की आईडी है, आईडी हमने स्टोर कर लिया है। यहाँ पे देखिए मूवी की एक आईडी है, आईडी 679, तो इसको हमने स्टोर कर लिया है मूवी आईडी नाम के वेरिएबल में। इसी तरह टाइटल का एक होगा, तो हमने टाइटल को भी स्टोर कर लिया है, मूवी का टाइटल। और फिर उसके बाद एक और API कॉल किया हमने। इस API कॉल को मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा API की आएगा। API की हमारा ये रहा। यहाँ पे हमारा मूवी की आईडी आएगी 679, जो कि हमने यहाँ से उठाया था। ये अब एक और जेसन रिस्पॉन्स आएगा और इस जेसन रिस्पॉन्स में से जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको हमने क्या किया है, ये हमारा दूसरा वाला जो रिक्वेस्ट हुआ था उसको हमने जेसन ऑब्जेक्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है डॉट जेसन करके। उसके बाद हम उसमें से टैग लाइन निकालना है। टैग लाइन क्या है, टैग लाइन करके एक नीचे होगा, हाँ टैग लाइन नाम का एक की है, उसमें से वो टैग लाइन हमने स्टोर कर लिया है। उसके बाद IMDb की आईडी होगी एक, IMDb की आईडी, ये रही IMDb की आईडी। IMDb की आईडी इसलिए चाहिए क्योंकि हम जो ये रिव्यू दिखा रहे हैं इस पेज पे, ये रिव्यू हमारे IMDb के वेबसाइट से वेब स्क्रैप होके आ रही है। तो स्क्रैप करने के लिए हमें IMDb का वो पेज खोलना होगा जिस पे इस मूवी का रिव्यू लिखा है। तो उसका URL में हमें IMDb की आईडी देनी पड़ती है उस मूवी की, इसलिए हम लोग IMDb की वो आईडी वहाँ से गेट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, IMDb की आईडी के बाद हम लोग पोस्टर, मूवी का जो पोस्टर है, जैसे कि हमने यहाँ पे एलियंस सर्च किया था, तो ये मूवी का जो पोस्टर आया है, ये पोस्टर कैसे मिलेगा, इसके लिए हमने क्या किया है, ये पोस्टर पाथ करके एक होगा, पोस्टर पाथ। पोस्टर पाथ है ये, पोस्टर पाथ ये पोस्टर पाथ है। तो ये पोस्टर पाथ जो है, इसको मैं नए टैब में खोल लेता हूँ। इसमें एक चीज़ ऐड की गई है इस पाथ में, इस पाथ में ये ऐड कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यहाँ पे। अब इस पे जब हम लोग गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो देखिए इस पे क्या आता है, इससे ये जो URL है ये वही पोस्टर दे देगा जो मूवी का पोस्टर है। तो ये इसी पोस्टर को हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड में शो करा रहे हैं। यहाँ से हमारा मूवी का पोस्टर मिल जाता है। उसके बाद फिर क्या है,
इसी तरह ओवरव्यू, जनराज और वोट एवरेज, वोट काउंट, रिलीज डेट, रन टाइम, ऐसे करके सारी चीज़ों का की है। तो हम लोग एक एक करके वो सारी चीज़ें वहाँ से फेच कर ले रहे हैं इस एपीआई के रिस्पॉन्स में से। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, कास्ट की डिटेल्स के लिए देखिए, जैसे कि ये मूवी का जो कास्ट का डिटेल है पूरा, ये सब सारी इमेजेस और ये सब चीज़ें, उसके लिए हमने क्या किया है, एक और एपीआई कॉल की है। उसके लिए हम लोगों ने एक नया फंक्शन ही बना लिया है, गेट मूवीज़ कास्ट, जो कि यही ऊपर डिफाइन है। इसमें क्या पास कर रहे हैं, हम की पास कर रहे हैं जो भी एपीआई की है। उसके अलावा हमारा है मूवी की आईडी, जो हमने आईडी निकाल रखी थी। आईडी कहाँ से निकली थी, ये 679, ये आईडी यहाँ पे पास हो रही है इस वाले फंक्शन में। अब इस फंक्शन में एक और एपीआई कॉल हो रहा है। यहाँ कास्ट नाम से हमने एक लिस्ट बनाया है और उसमें पहले हमने एक एपीआई कॉल किया है। एक एपीआई कॉल क्या किया है, ये एपीआई क्या रिस्पॉन्स देती है, इसका मैं एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एपीआई की आएगा, ये एपीआई की हमने डाला, और यहाँ पे जो मूवी आईडी है, हमें याद है कि 679 था, 679, जो कि यहाँ से मिल रहा है हमारा, और हमने इसको हिट किया। इस एपीआई ने रिस्पांस दिया, एक जेसन रिस्पांस, जिसमें एक कास्ट नाम का की है। और अब हम क्या करेंगे, ये कास्ट नाम के की में से स्टार्टिंग के 10 कास्ट की डिटेल, 10 एलिमेंट को निकाल लेंगे। तो हम लोग उस एलिमेंट में से क्या क्या निकाल रहे हैं, उस एलिमेंट में से प्रोफाइल पाथ। प्रोफाइल पाथ में क्या है, प्रोफाइल पाथ इसका ये इमेज है, उस कास्ट की इमेज है और एक्टर की। इसमें भी हमें क्या करना है, इस प्रोफाइल पाथ में से, इस प्रोफाइल पाथ को हम ऐड कर रहे हैं इसमें एक और यूआरएल को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे ये ऐड किया है। इससे क्या होगा, ये प्रोफाइल का पूरा पाथ आ जाएगा। प्रोफाइल का पाथ आने के बाद और उसकी इमेज जो आती है और उस एक्टर की, तो ये इमेज यहीं से मिल रहा है प्रोफाइल के पाथ से। उसके बाद फिर क्या है, ये हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं, ये आई प्रोफाइल पाथ, हम वही एक्टर रखना चाहते हैं जिसका प्रोफाइल पिक्चर हो हमारे पास। हम ऐसे एक्टर का डिटेल यहाँ नहीं शो करेंगे जो प्रोफाइल पिक्चर उसकी है ही नहीं, क्योंकि हमें प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है। तो इसलिए हम पहले ही चेक कर ले रहे हैं कि क्या उसकी प्रोफाइल पिक्चर है, अगर है तो ही हम उसकी डिटेल स्टोर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, ये कास्ट डिटेल, प्रोफाइल पाथ के बाद कास्ट डिटेल है, कास्ट आईडी के लिए कास्ट आईडी, इसकी आईडी है। उसके बाद फिर हम क्या लिए हैं, ओरिजिनल नेम उसका, ये ओरिजिनल नेम ले लिया हमने। उसके बाद फिर क्या है, कैरेक्टर ले लिया हमने। कैरेक्टर लेने के बाद इमेज में हमने वो स्टोर ही कर लिया था जो हमने आपको बता दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, यहाँ अगर उसकी प्रोफाइल पाथ होगी तो वो स्टोर होगा, अगर नहीं होगी तो ये लूप यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा और दूसरे वाले कास्ट की डिटेल के लिए फिर से ये रन होगा। तो जिस के लिए यहाँ प्रोफाइल पाथ होगी उसके लिए यहाँ पे डिक्शनरी में उसका डेटा सेव होगा, और सेव होने के बाद जो हमारा लिस्ट है कास्ट नाम का, उसमें उस कास्ट की डिटेल अपेंड हो जाएगी और लास्ट में वो रिटर्न कर दी जाएगी। अगर किसी कारण से, अगर इसमें किसी रीजन से अगर ये एपीआई कॉल में कहीं पे भी किसी लाइन में भी दिक्कत होती है तो एक्सेप्ट में वो रिटर्न कर देगा। उस केस में ये कास्ट नहीं दे देगा, कास्ट की कोई डिटेल नहीं आएगी। और फिर ये लाइन हो गया, कास्ट की डिटेल हमारे पास कास्ट नाम से आ गई है, वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब हमें जनराज निकालने हैं, तो इसके लिए हमने एक लिस्ट बना ली है। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा ये जो पहला एपीआई कॉल था, इसमें देखिए, पहला नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये दूसरे लिए एपीआई कॉल थी। कौन सी एपीआई कॉल थी, ये वाली एपीआई कॉल, ये लाइन, इससे जो आया था रिजल्ट, उसमें एक जनराज नाम का एक लिस्ट था। तो उसमें से सारे लिस्ट का वो जो नेम है, एक्शन मूवी है, थ्रिलर है, साइंस फिक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए।
एज ए लिस्ट में। तो हमने क्या किया, लिस्ट बनाकर उसमें से सारे जो भी नेम है, नेम यानी वो नेम वाली की, सारे नेम को जनरल लिस्ट में हमने स्टोर कर लिया। फिर कॉन्टेक्स्ट में एक एक करके सारी डिटेल्स, जो जो चीज़ें हमने रखी थी वो सारी डिटेल, जो जो हमने एपीआई से निकाली थी वो सारी डिटेल को कॉन्टेक्स्ट में रख के हमने रिटर्न कर दिया कॉन्टेक्स्ट को। इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें ट्राई में रखी थी, ट्राई में, ताकि अगर इस सारे लाइन में कहीं पे भी दिक्कत हो तो हम सीधे कॉन्टेक्स्ट में ये रिटर्न कर देंगे कि सॉरी मूवी नॉट फाउंड। जैसे इन केस अगर हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी रैंडम से कुछ लिख के रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो उस केस में हमारा यहाँ पे ये एपीआई कॉल में रिस्पांस नहीं आएगा, और रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर ये उस केस में क्या करेगा, एक्सेप्ट में आएगा और मूवी नॉट फाउंड करके आ जाएगा, और यही यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो ये था उसका कोड। अब हम व्यू में फिर से वापस आते हैं। हमने व्यू कहाँ से छोड़ा था, यहाँ से गेट डिटेल्स में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट जो हमें रिटर्न हुआ है इस कॉल वाले फंक्शन से, उसमें हमारे पास मूवी आईडी है। अगर हमारे पास मूवी आईडी है तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट का जो भी डेटा है उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, और चीज़ें डालेंगे। उसमें क्या डालेंगे हम, गेट सिमिलर मूवीज़ का जो हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे, ये हमारा एपीआई है। एक सेकेंड, जो हमने फ्लास्क में एपीआई बनाई थी, हमारा हेरोकू ऐप हेरोकू पे डिप्लॉय है। मैं एक सेकेंड में दिखा देता हूँ। जब तक ये ओपन होता है तब तक ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने ट्राई लगाया है और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है इस एपीआई को। उस मूवी का जो टाइटल था, टाइटल यहाँ पे पास हो रहा है। ये व्यू में से हमने जो सर्च वाले इनपुट टैग में डाला था मूवी का नाम, जो सर्च किया था, वहाँ से वो टाइटल पास हो रहा है, और कॉन्टेक्स्ट में से मूवी की आईडी निकाल दे जा रही है, जो कॉन्टेक्स्ट हमें पहले मिला था इस वाले गेट डिटेल्स वाले फंक्शन से। और उसके बाद की में वही होगा जो हमारा क्या नाम है, एपीआई की है वो। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पास हो गई, तो फिर क्या करेगी, मूवी की टाइटल में मूवी का टाइटल आ जाएगा, मूवी की आईडी आ जाएगी आईडी में, उसके बाद एपीआई की हमारे पास है ही। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले हम अपने एपीआई को कॉल करते हैं। कौन सी एपीआई को, इस वाले एपीआई को। देखिए इसमें HTTPS और हमारे डोमेन का नाम है, उसके बाद /API रिकमेंडेशन और मूवी का नाम अवतार। यहाँ पे बताया है कि मूवी का नाम हमें चाहिए, तो मूवी का नाम हमारा कहाँ से आएगा, मूवी के टाइटल से। तो अभी मैं इसको चलाता हूँ। जैसे ये है। अब मूवी का नाम हमने क्या सर्च किया था, एलियंस। अब एलियंस के लिए ये हमारा 10 सिमिलर मूवी एज ए जेसन रिस्पॉन्स में हमें दे देगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने ML मॉडल बनाया था मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए, उस पर हमने एपीआई बनाई थी फ्लास्क में, उससे ये आ रहा है रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स अब हमें क्या दे रहा है, लिस्ट दे रहा है उन सारे सिमिलर मूवीज़ का जो हमारे सर्च किए गए मूवी के सिमिलर हैं। तो अब ये लिस्ट क्या करेगा, ये लिस्ट एज अ पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है और उसके बाद रिटर्न कर दिया जा रहा है। इन केस अगर हमारा ये एपीआई फेल होता है, रिजल्ट नहीं देता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक्सेप्ट में ये क्या करेगा, तो हम IMDb के TMDB के एपीआई से सिमिलर मूवी निकाल लेंगे। अगर हमारा एपीआई नहीं देगा, काम करेगा, तो हम TMDB का एपीआई यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एपीआई की है, एपीआई की हमारे पास है ही, call.py एपीआई की, हमने एपीआई की लगाया। उसके बाद मूवी आईडी हमें पता है 679
देखिए ये सारी सिमिलर मूवीज़ आ गई हैं। उस सिमिलर मूवीज़ में से मुझे क्या निकालना है, एक्सेप्ट में आते हैं। उस सिमिलर मूवीज़ में से मैंने पहले रिजल्ट वाला निकाला, रिजल्ट वाले की को, और उस रिजल्ट की में से क्या करना है, हमें टाइटल निकालना है। रिजल्ट की में से हमें टाइटल बस चाहिए कि कौन सी मूवी इसके सिमिलर है, तो उस मूवी का टाइटल हमें मिल जाएगा। तो अब ये टाइटल हमें मिल गया है, तो अब क्या होगा, हमने उस टाइटल को सिमिलर मूवीज़ में अपेंड करते गए और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया सिमिलर मूवीज़। अगर यहाँ से सिमिलर मूवी निकला तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे सिमिलर मूवीज़, जिसमें कि हमारा फ्लास्क वाला खुद का एपीआई जो बना है उससे आएगा। उसमें पहले से ऑलरेडी की सिमिलर मूवीज़ है और उसकी वैल्यू एक लिस्ट है, तो वो वहाँ से चला जाएगा। वरना हमारा जो एपीआई से आ रहा है उसके लिए हमने बना दिया है कि सिमिलर मूवीज़, और ये जो हमने लिस्ट तैयार किया है सिमिलर मूवीज़ के टाइटल का वो हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो अपडेट हो गया। हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सारे सिमिलर मूवी का नाम अपडेट कर दिया है, जो कि अब अपडेट होने के बाद क्या होगा, ये जो लास्ट में हम दिखा रहे हैं सिमिलर मूवीज़, ये सिमिलर मूवीज़, इसका नाम हमें मिल गया है सारे सिमिलर मूवी का। अभी बस हमें नाम मिला है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उस सिमिलर मूवी का हमें रिव्यू चाहिए। तो रिव्यू के लिए हम क्या करेंगे, वेब स्क्रैपिंग का यूज किया हमने। तो गेट रिव्यू नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है। किस में बनाया है, call.py में। call.py में देखिए वेब स्क्रैपिंग के लिए हमने गेट रिव्यूज़ नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसमें IMDb की आईडी पास हो रही है मूवी की, जो कि हमने पहले ही निकाल के वहाँ पे रख लिया था। कॉन्टेक्स्ट में हमने पास किया था ना कि IMDb की आईडी ये, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे है। तो वहाँ से हमने जब कॉल किया इसे, तो उसमें हमने पास कर दिया है क्या, कॉन्टेक्स्ट में से IMDb की आईडी उस मूवी के लिए, और वो IMDb की आईडी यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमारा एक गेट रिक्वेस्ट कॉल होगा, गेट रिक्वेस्ट कॉल होता है, और वो गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे कॉल होगा वो मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे हमारा आईडी आ जाएगा, IMDb की आईडी हम कहाँ से मिल रही है, एक सेकेंड। IMDb आईडी ये रहा, अब ये URL पूरा हुआ। अब देखिए ये एलियंस वाले मूवी के रिव्यू का पेज है IMDb का। अब नीचे इसमें सारे रिव्यू लिखे हुए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्यूटीफुल सूप में पास करता हूँ, और उसके बाद मैं एक डिव टैग खोज रहा हूँ जिसके क्लास का नाम क्या है, ये वाला क्लास नेम है। तो वो कहाँ से वो क्यों हमने किया है, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों हमने किया है। इसका इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ इस पेज का। जैसे ये रिव्यू है हमारा, ये देखिए इस रिव्यू पे मैंने जैसे ही वो किया क्लिक, अब देखिए ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, क्लास क्या है, एक डिव है, जो डिव टैग का क्लास है टेक्स्ट शो मोर कंट्रोल। तो इसी वाले टैग में हमारा, इसी डिव टैग में वो रिव्यू है। ऐसे करके सारे रिव्यू उसी टैग में है, उसी नाम के क्लास के अंदर, उसी नाम के क्लास वाले और डिव के अंदर। तो फिर मैंने सारे ऐसे रिव्यू को उठा लिया है, फाइंड ऑल कर लिया है। तो अब सारे रिव्यू को मैंने निकालने के बाद क्या किया है, उन सारे रिव्यू को एक सूप रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। फिर रिव्यूज़ नाम का एक हमने वो बनाया है लिस्ट, और उस पर क्या किया है, एक एक रिव्यू उस सूप रिजल्ट वाले रिव्यूज़ वाले लिस्ट में से निकालते गए हैं, और उस रिव्यू का जो स्ट्रिंग था वो निकाला है। उस स्ट्रिंग में फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस वाला जो मॉडल है हमारा, उसके लिए हमने API बनाई थी फ्लास्क में। तो वो API जो है वो ये हमारी सेकंड वाली API, उसमें क्या करना है, मूवी का रिव्यू बस यहाँ पे
आगे लगा देना है। जैसे मैं इस पर कर रहा हूँ गुड के लिए, तो गुड के लिए वो 1 आएगा, तो वो 1 आया, गुड को उसने पॉजिटिव रिव्यू बोला। तो ऐसे ही ये रिव्यू जो है ये लास्ट में हमारे जाएगा। तो वो रिव्यू लास्ट में जाए उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है गेट सेंटिमेंट। गेट सेंटिमेंट में हम क्या लिखे हैं, ये देखिए एक छोटा सा फंक्शन है हमारा, एक रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट में हमने क्या रखा है, उस रिक्वेस्ट में हमने ये जैसे गुड है, गुड के जगह हम क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे रिव्यू पास कर रहे हैं। ये रिव्यू डॉट स्ट्रिंग जो है, रिव्यू का जो स्ट्रिंग है उसको पास कर दे रहे हैं यहाँ, ताकि ये रिव्यू हमारा क्या करे, ये यूआरएल को पूरा कर दे। और ये यूआरएल पे हमारा क्या आ जाएगा, रिव्यू। जैसे यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे गुड रिव्यू है, ये गुड एक रिव्यू है, तो अब ये गुड जो जाएगा एपीआई कॉल पे और उसका जो रिस्पांस होगा वो एपीआई एमएल मॉडल हमारा बताएगा कि हाँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उस हिसाब से वो रिस्पांस दे देगा, पॉजिटिव के लिए 1 देगा, नेगेटिव के लिए 0 देगा। तो उसका जो रिस्पांस आएगा हम एक प्रेड नाम के डिक्शनरी हमने टेम्प वाली जो बनाई थी उसके प्रेड नाम के की में स्टोर कर दे रहे हैं। और उसके बाद उसका एक रिव्यू नाम के की में क्या कर दे रहे हैं, उसका रिव्यू का स्ट्रिंग स्टोर कर दे रहे हैं। तो अब हमारा प्रेड नाम के की में हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस है कि 0 है कि 1, पॉजिटिव है कि निगेटिव, और रिव्यू में हमारा रिव्यू का स्ट्रिंग है। और अगर इन केस अगर किसी भी केस में अगर ये हमारा एपीआई काम नहीं करती या रिव्यू नहीं निकल पाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंटिन्यू हो जाएगा। उस केस में ये लूप कंटिन्यू हो जाएगा कि उस रिव्यू के लिए सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कोई एरर ना है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्राई कैच लगा दिया है, ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, ये हम तभी रिव्यू के लिए सेंटिमेंट एनालिसिस निकालेंगे जब उस रिव्यू में स्ट्रिंग हो। अगर रिव्यू में स्ट्रिंग है ही नहीं तो हम किस पे सेंटिमेंट एनालिसिस लगाएंगे, इसलिए हमने पहले चेक कर लिया है कि हाँ रिव्यू में स्ट्रिंग है कि नहीं, अगर है तभी करेंगे। और रिव्यूज़ नाम का जो हमारा लिस्ट था उसमें हमने फिर अपेंड कर दिया है क्या, वो डिक्शनरी में क्या रहेगा, 2 की हैं, एक है प्रेड जिसमें वैल्यू है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और दूसरा रिव्यू में हमारा रिव्यू का स्ट्रिंग है। और फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया है, जो कि हमारा फ्रंट एंड में आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये हमारा रिव्यू की वैल्यू स्ट्रिंग है। और ये हमारा क्या कहाँ से आ रहा है, रिव्यू का जो प्रेड वाला है उसमें जब 0 है तो यहाँ पे हमने लगाया कि 0 पे बैड होगा और 1 पे हमारा गुड होगा। तो उसके लिए अब हमने ये हमारा रिटर्न हुआ कहाँ पे, व्यूज़ में कहाँ चला गया, रिव्यूज़ नाम के कॉन्टेक्स्ट के रिव्यूज़ वाले में। और उसके बाद फिर क्या है हमारा, अब हमें क्या करना है, मूवी का नाम तो हमें मिल गया था, लेकिन अब मूवी का पोस्टर भी चाहिए हमें। ये जो सिमिलर मूवी थी इसका नाम तो हमने निकाल लिया था, लेकिन अब इसका पोस्टर हमें जो चाहिए वो पोस्टर हमें कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया है गेट मूवी पोस्टर। इसमें क्या होगा, एपीआई की पास होगी, सिमिलर मूवी का नाम पास होगा, जो भी सिमिलर मूवीज़ का हमने नाम एक लिस्ट बनाया था वो पास होगा, और हर मूवी का पोस्टर यहाँ पे अपेंड कर देंगे इस पोस्टर्स नाम के उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। ट्राई इसलिए लगाया क्योंकि अगर ये किसी भी मूवी में अगर ये मूवी के नाम पे अगर ये गड़बड़ी होती है तो एक्सेप्ट में वो पास कर दे, यानी कुछ न करे, रिटर्न हो जाएगी, उस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो पहले हमने एपीआई सिमिलर मूवीज़ जो लिस्ट थी नाम की उसमें से एक मूवी निकाला है, और उस मूवी के लिए हमें पोस्टर निकालने के लिए हमने ये एपीआई कॉल की है। तो ये एपीआई कैसे कॉल की है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये मूवी में क्या आएगा, मूवी में मूवी का नाम आएगा एलियंस, और एपीआई की हमारे पास है ही, एपीआई की मैं ऊपर से उठा लेता हूँ। ठीक है, अब ये एपीआई की का ये जो रिस्पांस है उसमें से हमने क्या निकाला है, उसमें से हमने एक सेकेंड, हाँ उसमें से हमने क्या निकाला है, उसको डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद रिजल्ट का जो 0 वाला है,
ये जो रिजल्ट है इसका 0 वाला जो एलिमेंट है उसको लिया है और उसमें से हमने पोस्टर पाथ निकाल लिया है। पोस्टर पाथ नाम का एक है, ये देखिए पोस्टर पाथ, ये पोस्टर पाथ हमने निकाला और इस पोस्टर पाथ को हमने इसके साथ कॉन्कैट कर दिया। उसके बाद हमें उस मूवी का पोस्टर मिल जाएगा जिस मूवी का हमें नाम बताया गया है। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, हमारा ये जो पूरा पोस्टर है एक एक मूवी का, ये पोस्टर भी हमें मिल गया है, उसका पाथ मिल गया है URL का। तो अब हम फ्रंट एंड में ये शो करा पाएंगे। तो अब हमें सारा पोस्टर मिल गया। तो मूवीज़ पोस्टर नाम का एक हमने की बना दिया है, उसमें सारे पोस्टर का जो लिस्ट है वो यहाँ पे रख लिया है। तो अब ये हमारे सारे मूवी का पोस्टर भी है जो कि हमारा पोस्टर्स नाम के लिस्ट में अपेंड करते गए थे, उसको हमने इसमें डाल दिया है, एक की बना के लगा दिया है। तो अब ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ये तो पहले रिटर्न होगा यहाँ पे जहाँ से इसको कॉल किया गया था। कहाँ पे कॉल किया था, एक सेकेंड, हाँ हमने व्यू से कॉल किया था। तो ये रिटर्न होगा और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट वाला जो डिक्शनरी है उसमें अपडेट हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट में अब मूवी का पोस्टर का भी सारा डिटेल आ गया है। उसके बाद होम एक्टिव, होम डिजेबल, ये दो चीज़ें रखी हैं। नेव बार में हमने बताया था कि होम एक्टिव कब क्यों रखा गया है, क्योंकि नेव बार में ये जो होम पे हैं अगर हम, तो दोबारा होम क्लिक ना हो इसलिए एक्टिव है, डिजेबल है। और ये थोड़ा डार्क हो वाइट में, तो इसलिए हमने क्या किया है, वाइट गाढ़ा वाइट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे एक्टिव लगा दिया है। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, इसको एक फॉर्म भी हमने क्रिएट किया था, ब्लैंक फॉर्म, जो कि यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ पे सर्च करने के लिए अवेलेबल रहे, इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म भी बनाया था, ये रहा ये। तो उस फॉर्म को भी हमने रिटर्न कर दिया है, कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर लिया है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न कर दिया है और होम को हमने रेंडर कर दिया है। अब होम हमने क्या कहा था, यहाँ है। तो मैंने अभी ऊपर का सारा कोड बता दिया था, लेकिन हमने कहा था कि यहाँ से रुकिएगा। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट में अगर मूवी का टाइटल होगा, मूवी का टाइटल मीन्स जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो बनाया है, कॉन्टेक्स्ट में अगर मूवी का टाइटल होगा तो फिर हम क्या करेंगे, होम वाला कहाँ गया, हाँ, तो फिर हम मूवी डिटेल नाम का ये जो है अलर्ट हमने बूटस्ट्रैप का अलर्ट लगाया है, टेक्स्ट सेंटर किया है, रो बनाई है एक, और H2 भी लगाया है उसमें। तो अलर्ट जो है, ये अलर्ट है बूटस्ट्रैप का। अलर्ट में हमने मूवी डिटेल्स रख दिया है अगर वो मूवी का टाइटल होगा तो। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या है, अगर मूवी का टाइटल नहीं होगा तो इन केस में क्या होगा, हमारा मूवी नॉट फाउंड वाला जो है वो चलता है। तो इसलिए अगर मूवी का टाइटल होगा तो मूवी का टाइटल होगा तभी ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और ये मूवी डिटेल्स नाम का जो अलर्ट है ये है। और अलर्ट के बाद हमारा क्या है, अलर्ट के बाद हमने यहाँ पे एक रो और बनाई है, मार्जिन वाई में हमने 3 दिया है और पैडिंग बॉटम में 5 और कॉलम MD4 किया है। और ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप की, और एक इमेज का वो लगाया है हमने। देखिए यहाँ पे 4 में देखिए कॉल MD4, यानी MD वाले विड्थ या उससे बड़े वाले विड्थ में हमारा क्या होगा, ये 4 में खुलेगा। और कॉल SM12 यानी उससे स्मॉल डिवाइसेस में ये पूरा ले लेगा, एक सेकेंड, स्मॉल डिवाइसेस में ये पूरा ले लेगा विड्थ। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये स्मॉल डिवाइस में जाता है, देखिए स्मॉल डिवाइस में ये पूरा ले लेगा विड्थ। तो इसलिए हमने ये ब्रेक पॉइंट लगाया है। टेक्स्ट सेंटर रखा है, MY2 कर दिया है। इमेज का हमने 300 पिक्सल रखा है और इमेज में बॉर्डर लगाया है, राउंडेड लगाया है, शैडो लार्ज ताकि शैडो थोड़ा रहे, ये बाउंडेड बॉर्डर राउंडेड रहे। और उसके बाद हमने इमेज का पोस्टर जो निकाला था, पोस्टर बैकएंड से कैसे निकला है मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। तो वो पोस्टर यहाँ पे आ जाएगा। और पोस्टर के बाद फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो नीचे दिख रहा है ये सारी डिटेल्स, उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए भी हमने
MD वाले डिवाइस मतलब मीडियम डिवाइस और उससे लार्ज वाले डिवाइस में 8 विड्थ ले लेगा, और उससे SM वाले में स्मॉल डिवाइसेस में पूरा विड्थ लेगा। पूरा विड्थ अभी लिया है, अगर ये लार्ज में कर दूँ तो ये 8 विड्थ ले लेगा। और उसमें हमने क्या कर दिया है, टाइटल दिखा दिया है मूवी का टैगलाइन, मूवी का ओवरव्यू, मूवी की रेटिंग, जो जो चीज़ें हमने निकाली थी। अगर जनरा मिल रहा है हमें तो सारे जनरा को कॉमा करके यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, सारे जनरा कॉमा करके यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर जनरा यहाँ पे लूप चलाया था हमने क्योंकि जनरा लिस्ट था। तो फिर वो जनरा के बाद हमने क्या किया है, रिलीज डेट, स्टेटस, ये रन टाइम, सारी चीज़ें दिखाने के बाद फिर हमने क्या किया है, अगर कास्ट की डिटेल आई है तो फिर ये दिखे, क्या दिखे, एक अलर्ट है बूटस्ट्रैप का जिसमें मूवी का कास्ट का डिटेल बताया गया है, मूवी कास्ट डिटेल्स, ये अलर्ट है हमारा। इस अलर्ट में हमने क्या किया है, अलर्ट के बाद हमने एक कार्ड लिया है, बूटस्ट्रैप का कार्ड। उस कार्ड में हमने इमेज जो शो कराई है वो कास्ट डॉट इमेज कर दिया है, इमेज ताकि आ गई है उस कास्ट की। हमने लूप लगाया, सारे कास्ट का डिटेल है, एक एक करके हमें एक एक कास्ट का इमेज शो कराया है, उसका ओरिजिनल टाइटल, कैरेक्टर और डिटेल्ड व्यू का भी मैं बता रहा हूँ। और डिटेल्ड व्यू में हमने क्या किया है, एक एंकर टैग लगाया है। एंकर टैग में हमने URL कास्ट रखा है। देखिए कास्ट का आईडी हमारे पास है, हमने निकाल रखा है कास्ट आईडी हमने निकाला था। एक सेकेंड, ये देखिए कास्ट की ये आईडी थी, ये आईडी हमने निकाल रखी है, ठीक। तो अब हमारे पास आईडी क्यों चाहिए थी, क्यों चाहिए थी, अभी मैं देखिए अगर इस एंकर टैग पे होता है क्लिक तो हमारा क्या है, ये डायनेमिक URL है। तो हम कास्ट वाले url.py में आता हूँ, एक सेकेंड, देखिए होम, अगर ये कास्ट में क्लिक होता है तो व्यू डिटेल वाले पे, डिटेल व्यू पे क्लिक होता है, यहाँ पे डिटेल व्यू मान लीजिए क्लिक होता है, तो फिर क्या होता है, उसकी कास्ट की जो आईडी है वो पास होगी कहाँ पे, इसमें, इधर कास्ट आईडी, कास्ट/कास्ट आईडी। और ऐसा करते ही किस पे चला जाएगा कंट्रोल, कास्ट व्यू पे। कास्ट व्यू कहाँ पे है, कास्ट व्यू है हमारा इसी view.py में, view.py में हमने कास्ट व्यू रखा है। और कास्ट व्यू क्या करेगा, कास्ट व्यू में हमने एक गेट मेथड बनाया है जो गेट रिक्वेस्ट आने पे चलेगा। तो इसमें क्या होगा, गेट इंडिविजुअल कास्ट, इस नाम से हमने क्या बनाया है, call.py में एक फंक्शन बनाया है, उसमें चला जाएगा कंट्रोल। क्योंकि मैं इसको दिखाता हूँ, view.py कास्ट डिटेल्स के लिए कास्ट व्यू हमने बनाया है, और उसमें चला जाएगा ये कंट्रोल। इसमें से API की पास की गई है और कास्ट की आईडी पास की गई है। और इसमें ट्राई किया गया है कि इस लाइन में, इन सारे लाइन में कहीं भी दिक्कत हो तो वो रिटर्न कर देगा, सॉरी डिटेल्स नॉट फाउंड कास्ट की। तो ठीक है, अब ये इसमें एक API कॉल हुई है। API कॉल क्या कॉल हुई है, देखिए ये है हमारा API कॉल। मैंने इसको नए टैब में खोला, यहाँ पे API की हमारे पास पहले से है, की हमारे पास ये रही हमारी की, हमने की रखा। उसके बाद हमारा कास्ट की आईडी ये रही, ये कास्ट की नहीं है, ये रुकिए एक सेकेंड, ये कास्ट की आईडी है। इस आईडी को मैं यहाँ पे रखता हूँ कास्ट आईडी पे, और इसको चलाता हूँ। देखिए इसने रिटर्न किया कास्ट के बारे में पूरा, उस एक्टर के बारे में पूरा, डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो पेज है, एक सेकेंड, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही ये देखिए कास्ट, ये देखिए कास्ट अभी नहीं था, ये कास्ट आया है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ये देखिए, ये इसका नेम कहाँ से आया, नेम हमारा आएगा, ये देखिए
कास्ट का नेम 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 नेम, ये रहा नेम। तो देखिए हमने क्या क्या निकाला है, एक सेकेंड में उस फंक्शन में आ जाता हूँ जो कास्ट की डिटेल निकालता है। हाँ देखिए, ये गेट रिक्वेस्ट करने के बाद हमने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, उसकी बायोग्राफी हमने स्टोर कर ली बायोग्राफी नाम के की में, डिटेल्स नाम के जो हमने बनाया है डिक्शनरी, उसमें हमने बायोग्राफी निकाल दी। बायोग्राफी कहाँ से आ रही है, बायोग्राफी ये वाली की है वहाँ से आ रही है। उसके बाद बर्थ डेट, डेथ डेट, उसके बाद नोन फॉर डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके हमने निकाल ली हैं, सारी चीज़ें एक एक करके। वो सारी चीज़ें निकालने के बाद हमने नेम, प्लेस ऑफ बर्थ और ये इसका जो प्रोफाइल पाथ था, प्रोफाइल पाथ में भी हमने वही रखा है जैसे सारे मूवीज़ के लिए किया था। इसमें प्रोफाइल पाथ के बाद हमने क्या किया है, इसमें ये अपेंड कर दिया है। तो ये URL अपेंड करते ही यहाँ पे हमने अपेंड किया, देखिए इसका ये इमेज आ गया, इमेज हमें यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद हमारा सारा डिटेल्स नाम का जो डिक्शनरी है उसको हमने रिटर्न कर दिया। अगर मिलेगा तो फिर ये डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगी, अगर नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, सॉरी डिटेल्स नॉट फाउंड। तो अब देखिए हम पहले व्यू में वापस आते हैं। व्यू में हमने यहाँ से कास्ट की सारी डिटेल ले ली। अगर कास्ट की डिटेल है, कास्ट में कुछ मिला हमें, तो फिर हम अगर मिला तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें दो चीज़ें और ऐड करेंगे, कास्ट एक्टिव और कास्ट डिसेबल्ड। अगर नहीं मिला तो हम होम में रिडायरेक्ट कर देंगे कि होम में ही चले जाओ भाई, कुछ मिल नहीं रहा है इसका। और उसके बाद अगर मिला है तो कोर में जाते हैं और एक कोर फोल्डर के अंदर हमारा जो ये कोर है उसके अंदर हमारा HTML है फाइल cast.html, उसको रेंडर करेगा। तो हमने यहाँ देखिए कास्ट एक्टिव और कास्ट डिसेबल ये दो चीज़ें रखी हैं। ये क्यों रखी हैं, ये नेव बार में मैं आता हूँ दिखाता हूँ। नेव बार में यहाँ देखिए इफ़ कास्ट एक्टिव, अगर कास्ट एक्टिव होगा तो ये चीज़ दिखेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे एक्टिव के लिए एक्टिव लगाया है, डिसेबल के लिए डिसेबल लगाया है। क्या नहीं दिखेगी और क्या दिखेगी, ये देखिए यहाँ कास्ट दिख रहा है। अगर मैं होम पे आता हूँ तो होम पे देखिए अब ये कास्ट चला गया। वो कब कास्ट आता है, जब ये कास्ट का पेज हो तब ये कास्ट एक्टिव होता है, तभी आता है। तो कास्ट एक्टिव होगा तो ही आएगा। और ये सारी चीज़ें कैसे आ रही है कॉन्टेक्स्ट में, ये मैं दिखा रहा हूँ। कास्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट से हमने व्यू से पास किया था वो सारी चीज़ें। तो अब क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया कोर में से base.html, और उसके बाद स्टैटिक चीज़ें यूज करने के लिए स्टैटिक कर दिया। और ये कास्ट देखिए, कास्ट यहाँ पे एक सेकेंड मैं सारे टैब थोड़ा बंद करता हूँ, जो ये बूटस्ट्रैप का बंद करता हूँ, ठीक है, और चीज़ें बंद कर देता हूँ। देखिए ये कास्ट लिख के आ रहा है, ये जो कास्ट लिख के आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है जो हमने टाइटल टैग का बनाया था ब्लॉक वो। और BG कास्ट, बैकग्राउंड कलर कास्ट आ जाए, ये क्यों किया है, ये देखिए मैं base.html में आता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे एक वो भी लगा रखा है CSS क्लास। यहाँ पे पहले बाय डिफ़ॉल्ट BG होम होता है। BG होम में क्या है प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा गया BG होम में बैकग्राउंड इमेज ये होगा और ये सारी चीज़ें हैं। तो होम का जो बैकग्राउंड इमेज है, देखिए होम का इमेज कुछ और है लेकिन कास्ट वाले का इमेज कुछ और है। तो कास्ट वाले के लिए BG कास्ट है, BG कास्ट का जो इमेज है वो है यहाँ पे। तो अब वो इमेज आए यहाँ पे कास्ट वाले पेज पे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है BG कास्ट, ताकि BG कास्ट हो जाए वहाँ पे जो भी है हमारा बैकग्राउंड कलर। उसके बाद हमने क्या किया है, बूटस्ट्रैप का यहाँ अलर्ट है जिसमें कास्ट डिटेल लिखा हुआ है। कास्ट डिटेल के बाद फिर हमने क्या किया है, कास्ट डिटेल के बाद अगर कास्ट का नेम है, अगर नेम होगा तभी ये दिखेगा। तो नेम है तो नेम हम प्रिंट कर देंगे। प्रोफाइल पाथ हमने रखा है, देखिए यहाँ पे MD4 रखा है क्योंकि बड़े विड्थ में वो 4 विड्थ ले और उसके बाद उस स्मॉल में पूरा ले ले।
ताकि वो भी रिस्पॉन्सिव पेज हो। जैसे देखिए रिस्पॉन्सिव पेज होगा। ये देखिए पूरा ले लिया है इसने, और वैसे 4 लेगा 4। तो ये रिस्पॉन्सिव के लिए मैंने ये ब्रेक पॉइंट लगाया है। और इसी तरह अगर बायोग्राफी होगी तो बायोग्राफी हो प्रिंट करेगा, डेट ऑफ बर्थ होगा तो डेट ऑफ बर्थ होगा। तो कभी कभी होता है कि सारी डिटेल नहीं देता है एपीआई, तो जो जो डिटेल देगा वो शो कराया जाएगा, जो नहीं देगा वो नहीं शो कराया जाएगा। उसके बाद अगर ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद हमारा लास्ट बचता है ये अबाउट पेज। अबाउट पेज का भी हम देख लेते हैं इसी तरह। और मैं आता हूँ view.py URL, देखिए स्लैश अबाउट वाला जो है ये चलते ही हमारा क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा अबाउट व्यू में क्या है, सिंपल सा एक गेट रिक्वेस्ट अगर आता है अबाउट वाले राउटर पे, तो फिर क्या करते हैं हम अबाउट एक्टिव और अबाउट डिजेबल की वैल्यू लेके उसके बाद about.html हम रेंडर कर देंगे। about.html कहाँ पे है, ये रहा about.html। इसमें भी हमने सारी चीज़ें वही की है। टाइटल में हमने अबाउट डाल दिया है ताकि यहाँ पे अबाउट दिखे। उसके बाद हमने बीजी कास्ट हमने रख दिया है। बीजी कास्ट का जो कास्ट वाले का जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी थी पूरी CSS की, वही यहाँ पे भी है, वही इमेज यहाँ पे भी दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया है अबाउट, ये अलर्ट में लगा दिया है, बूटस्ट्रैप के अलर्ट में सेकेंडरी कलर में ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, ये हमने एक रो बनाया है, उस रो में हमने एक कार्ड रखा है। कार्ड में हमने क्या किया है, कार्ड का इमेज हमारा यहाँ से इमेज उठा के लाया जा रहा है। ये इमेजेस में से सारी सबकी इमेज है, जैसे मेरी इमेज है, हर्षित की है, तो सबकी इमेजेस यहाँ लगा दी गई है। फिर कार्ड बॉडी में उसका नाम लिखा गया है, उसने क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल हार्ड कोडेड है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 href लगाए हैं, और href में हमारा मेल टू किया है कि दबाने पे मेल चला जाए, मेल वाला खुल जाए वो ऑप्शन। और उसके अलावा हमने यहाँ पे उसके लिंक्डइन की प्रोफाइल दी है, टारगेट ब्लैंक किया है ताकि नए टैब में खुले। और उसके बाद ऐसे ही गिटहब का भी दे दिया है, टारगेट ब्लैंक उसमें भी रखा है। और ये सारे फॉन्ट आसम के आइकन लगा दिए हैं हर चीज़ के लिए बस। और उसके बाद ये हमारा पेज कंप्लीट होता है। ऐसे ही सारे लोग का डिटेल है, सारे लोग के डिटेल के बाद ये भी पेज ख़त्म हो जाता है। और नेव बार में हमने क्या किया है, नेव बार में यहाँ पे एडमिन पैनल के लिए एडमिन/एडमिन लगाया है ताकि यहाँ पे हमारा एडमिन पे एडमिन चला जाए। ये भी टारगेट ब्लैंक रखा है ताकि ये नए में खुले एडमिन पैनल। और एडमिन पैनल मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसमें सारे डेटाबेस का हमने यहाँ पे डेटाबेस को यहाँ पे शो कराया है। ये तभी शो होता है यहाँ अपना डेटाबेस जब हम यहाँ पे admin.py में यहाँ पे रजिस्टर कर रखे हो वो डेटाबेस का मॉडल। तो यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले में देखिए ID, मूवी नेम और डेट टाइम है। वो सारी चीज़ें जो हम दिखाने हैं वो दिखाना है, तो वो लिस्ट व्यू में रखना पड़ता है लिस्ट डिस्प्ले में। तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि अगर मैं इसको डिलीट करने जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए उसका नाम आ रहा है, क्या रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है, वो रिकॉर्ड आ रहा है हमारा model.py में। हमने जो str वाला फंक्शन बनाया है कि self.movie का नेम, जो भी मूवी का नेम था वो दिखाया जाएगा। जैसे अगर मैं कोई एक्चुअल मूवी का नेम दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इस पर गो करता हूँ दोनों को, तो देखिए क्या क्या डिलीट हो रहा है, अवतार डिलीट हो रहा है, तो वो यहाँ पे नेम आएगा। तो ठीक है, बस यही सारा कोड था और तो कुछ छूट नहीं रहा है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। सारी चीज़ें बता दी हैं। पूरा कोड रिस्पॉन्सिव है,
फ्रंट एंड का, मोबाइल व्यू के लिए भी और डेस्कटॉप के लिए भी बूटस्ट्रैप हमने यूज किया है। चलिए पूरे कोड को एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का इनर फोल्डर है जो रेडमाइंड नाम से है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का नाम भी रेडमाइंड रखा था। और उसके बाद हमारा ये setting.py है जिसमें जेंगो की सारी सेटिंग वाली चीज़ें हैं, और इसमें हमने इंस्टॉल ऐप्स में अपने ऐप को इंस्टॉल किया है जो हमने अलग से बनाया था कोर नाम से। उसके अलावा हमने टाइम जोन यहाँ पे चेंज किया है इंडिया के हिसाब से। और ये urls.py में क्या था, urls.py में सारे ये राउटर्स का पैटर्न लिखा हुआ है, कौन कौन से URL बनेंगे हमारे। उसके बाद हमने यहाँ पे एडमिन पैनल में थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो एक बार मैं अपना एडमिन पैनल ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रोजेक्ट रेडमाइंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये यहाँ से आ रहा है साइट हेडर से, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉगिन के बाद हमने यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है प्रोजेक्ट रेडमाइंड साइट एडमिन, तो ये भी यहाँ से आ रहा है साइट टाइटल से। एक बार मैं लॉगिन करता हूँ और ये जो हमारा है ये यहाँ पे जो आ रहा है प्रोजेक्ट रेडमाइंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो वहीं से आ रहा था हेडर से ही। और ये इंडेक्स टाइटल करके है साइट डेटाबेस डिटेल्स, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो यहाँ से उठ के आ रहा है। उसके अलावा हमारा क्या है, ये कोर ऐप में हमारे स्टैटिक फोल्डर में सारे CSS के कोड और इमेजेस में इमेजेस के सारी इमेजेस हैं, और उसके बाद JS में सारे जावास्क्रिप्ट के कोड हैं, और उसके अलावा टेम्पलेट्स में हमारा HTML की फाइलें हैं, और admin.py में हमारा मॉडल को रजिस्टर करने का कोड लिखा गया है। ये जो यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले है वो इसलिए है ताकि हम इस मॉडल को यहाँ पे अगर ओपन करें एडमिन पैनल में तो यहाँ पे क्या क्या शो करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ID, मूवी और डेट टाइम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके अलावा यहाँ call.py में सारे जो API कॉल हुए हैं उसका हमने कोड अलग से लिखा है। और उसके बाद हमने models.py में अपने डेटाबेस का मॉडल बनाया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो models.py है इसके लिए हमने एक फॉर्म भी बनाया है, जहाँ पे ये forms.py में उसका फॉर्म बना हुआ है। और उसके बाद हमारा मेन है views.py जिसमें हमारा पूरा बैकएंड का लॉजिक लिखा हुआ है कि कौन सा पेज कब कैसे क्या रेंडर होना है। तो सारा कोड यही है बस।